सुप्रभात बच्चों। आज तुम लोग को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में पाठ 7 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले पाठ 6 तक पढ़ाई हो चुकी है, उसका अभ्यास भी बन गया है, मौखिक बहुविकल्पी। आज का शीर्षक है नयनाभिराम नेपाल। यह यात्रा वृत्तांत है, यह संधि रूप है। इसका विच्छेद करेंगे तो नयन जोड़ अभिराम होगा। नयन माने आँख और अभिराम माने होता है सुंदर, यानी आँखों को सुंदर लगने वाला, यानी नेपाल की बात आ रही है। और यह यात्रा वृत्तांत है। ऐसे 4 ठो दिए हुए नीचे बता देते हैं। और इस यात्रा वृत्तांत को लिखने वाले सदन कुमार सिन्हा हैं। पहला यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा करते समय जो भी कुछ देखने सुनने को मिलता है उसका लिखित रूप देना ही यात्रा वृत्तांत होता है। उसका लिखित रूप प्रकट किया जाए, बताया जाए, वह यात्रा वृत्तांत होता है। दूसरा है निबंध। निबंध जो है किसी एक विषय वस्तु का विश्लेषण करना। जैसे पुस्तकालय है, पुस्तकालय का विश्लेषण होगा, वर्णन होगा। वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु के विषय में बताया जाएगा, जो भी है। अगला है आत्मकथा, यानी अपने विषय में बताना, शुरू से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के विषय में, चाहे जो भी अपने जीवन काल में हुआ है उसके विषय में बताना आत्मकथा होता है। उसके आगे है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज का अर्थ होता है घटना को रिपोर्ट की तरह प्रस्तुत करना, वह रिपोर्ताज होता है। आए अब देखें, नेपाल के सुंदर चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। अपना पड़ोसी देश नेपाल है और वहाँ एक बहुत बड़ा, आज से 4 साल पहले आया था भूकंप, उसी के विषय में भी वर्णन है। और कुछ है, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में भी है। ऐसे वह भी नेपाल में वहाँ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है, क्योंकि शुरू से ही वह देश अपने आप में स्वतंत्र है। भारत की तरह नहीं है कि बीच बीच में दूसरे के अधीन हो गया था। इसलिए यहाँ जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद से यहाँ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसमें विशेष रूप से नेपाल और हिमालय का ही वर्णन किया गया है। आए किताब की बात देखें। पाठ का सार बता दे रहे हैं। भारत की उत्तर दिशा में स्थित नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। ऐसे भी हम लोग उत्तर भारत में भी रहते हैं, उत्तर बिहार में भी कहा जाए तो हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग से पास ही में, पड़ोस में ही नेपाल है, विदेश। इसके साथ साथ हमारे देश का संबंध हमेशा मधुर रहा है और उसके साथ अपना देश के जो है से संबंध जो है हमेशा मैत्रीपूर्ण रहा है। हिमालय की गोद में बसा यह देश अपनी खूबसूरती, अनूठी संस्कृति और जीवंतता के लिए जाना जाता है। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और जीवंतता के लिए जाना जाता है। इस देश में घूमने पर उसी अपनेपन की अनुभूति होती है जैसे भारत के किसी भी दर्शनीय स्थल पर होती है। और वहाँ घूमने पर भी अपने ही देश के एहसास होता है, अनुभूति होती है। आगे देखें, दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण हो रहा है। जो सजीव चित्र दिखाए जा रहे थे उन्हें देखकर मैं अंदर तक हिल गया। समाचार का संबंध नेपाल में आए भीषण भूकंप से था, जिसे अर्थक्वेक भी कहा जाता है। उधर से ही शुरुआत हुआ था। बच्चा भी जान गया था कि भूकंप क्या होता है। मेरे सामने वे सारे दृश्य घूम गए जो 2 साल पहले मैंने अपने नेपाल भ्रमण के दौरान मन मस्तिष्क पर अंकित किए थे। आइए उस यात्रा के अनुभव अपने संग बांटें, यानी उस यात्रा में क्या क्या देखने को सुनने को मिला था, आंखों के सामने कैसे भूस्खलन होता था, देखते देखते लोग जमीन के अंदर समा जाता था, बहुत ज़्यादा लोग मरा उसमें। हिमालय के ऊंचे शिखरों के बीच स्थित नेपाल देश ऐसा प्रतीत होता है मानो नागराज हिमालय के बड़े लाड़ प्यार से इसे गोद में बिठा रखा है। ऐसा महसूस होता है कि नागराज जो है
पर्वतों का राजा हिमालय, वह अपने गोद में इसे बैठाया है। नेपाल भ्रमण के लिए बढ़ते हुए कदमों के साथ आंखों में सजीव होते नगराज हिमालय के मनोरम दृश्य ने मन में नवीन उल्लास का संचार कर दिया। बहुत सारा यह दृश्य फोटो जो दिया हुआ है नेपाल का ही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का आकर्षण देखकर ऐसा लगा मानो हम हमें अपने बहुपास में समाने को ललायित हो उठा है। बहुपास माने अपने आगोश में लेना, अपने बाहों में भरना। मैंने भी उस खूबसूरत वादी में स्वयं को आत्मसात कर लिया और सड़कों पर फैले विश्व के विभिन्न देशों के पर्यटकों के मध्य समा गया। वहाँ बहुत सारे देशों से पर्यटक लोग घूमने के लिए आते हैं। उसी के बीच में हम भी समाहित हो गए, इसी में मिल गए। यानी जो इसके यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं वह बता रहे हैं सदन कुमार सिन्हा। चारों ओर होटल, दुकानें, सड़कें, मकान सज धज के साथ नजर आ रहे थे। बाजार में व्यापार उद्योग में भारतीय अच्छी संख्या में नजर आ रहे थे। हाँ, वहाँ भी नेपाल में भी भारत के बहुत सारे लोग जाकर काम धंधा की तलाश में वहाँ बस रहे हैं और अपना दुकान वगैरह खोले हैं, रोजगार करते हैं, जीविकोपार्जन का साधन अपनाए हैं। दुकानों में विदेशी वस्तुओं की भरमार थी, जिनमें चीन निर्मित सामानों का आधिक्य था। ऐसे भी चीन बहुत विकसित देश है। चीन निर्मित बना हुआ सामान बहुत ज़्यादा मिलता है नेपाल में। चाइना, कोरिया, जापान, थाईलैंड सब जगह का। मुझे वहीं पता लगा कि इन विदेशी वस्तुओं के ग्राहक या तो केवल संपन्न नेपाली है या फिर विदेशी पर्यटक। वहाँ इनको ऐसा एहसास हुआ कि उस सामान के खरीदार ज़्यादातर नेपाली हैं लोग हैं, नहीं तो पर्यटक जो बाहर से घूमने आते हैं उनके लिए वह अनूठा, विचित्र, निराला लगता है, आकर्षक लगता है, तो वह लोग खरीदते हैं। आज भी नेपाल हर भारतीय के विदेश भ्रमण के सपने को साकार करता हुआ अपनी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से लुभाता रहता है। आज भी उसमें वही खूबसूरती है, वही जो लुभाने की बात आ रही है वह है। लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी बहुत ऐसा धार्मिक स्थल है, पहाड़ है, देखने वाला दृश्य सब है। भारत से नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध न होने के कारण भारतीय पर्यटक या व्यवसायी नेपाल आते जाते रहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है। इधर भारत से नेपाल जाना है तो पासपोर्ट बनवाना पड़े, वीज़ा बनाना पड़े, तब जाना पड़े, तो ऐसी बात नहीं है, छूट है, इसलिए लोग जाते आते हैं घूमने। बाजार से निकलकर नेपाल के सचिवालय की ओर पहुंचा। पूर्व में यह राजमहल था। सचिवालय को अंग्रेजी में सेक्रेटारिएट कहा जाता है। जो सचिवालय था नेपाल का वह पहले राजमहल था, राजा का महल। किंतु इन दिनों इसे नेपाल देश का सचिवालय बना दिया गया है। इसके अंदर 1500 कक्ष बने हैं और वह उस सचिवालय के अंदर 1500 कमरा है। अब इसी से अंदाजा लग जाएगा कि कितना लंबा चौड़ा हुआ राजमहल था। इसी से इसकी विशालता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। सचिवालय के समीप बाजार के मध्य में महारानी के नाम पर एक बहुत ही सुंदर उद्यान बनाया गया है और उस सचिवालय के पास ही एक बहुत बड़ा उद्यान है महारानी के नाम पर, पुष्पवाटिका। भारत से नेपाल भ्रमण के लिए चलने से पहले ही वहाँ के पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में सुन रखा था। बागमती नदी के तट पर स्थापित यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था। वहाँ जाने से पहले ही पता था कि वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर जो है बहुत विख्यात है, जो 13वीं शताब्दी में बना था। यह तीर्थ स्थल भारतीय और विदेशी हिंदुओं को युगों से आकर्षित करता रहा है। इसका ऊपरी कलश सोने का बना है और वह विदेशी पर्यटक और यहाँ के लोगों को भी बहुत आकर्षित करता है। और उसका ऊपरी कलश जो है, गुंबद जो कहा जाता है, वह ठोस सोने का बना हुआ है। प्रांगण में नदी की विशाल मूर्ति स्थापित है। नंदी की मूर्ति स्थापित है बीच में। दर्शन के समय पुजारी जी द्वारा अस्थि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त का मंत्रोच्चार करता देख हठात मैं सोचने लगा कि अनेक कृत्रिम प्रावधान भारत और नेपाल की संस्कृति एकता को जोड़ने में बाधक रहे हैं,
फिर भी दोनों देशों का हजारों वर्षों का संबंध सदैव अटूट रहा है और रहेगा। वहाँ जब पूजा होती है तो वहाँ यह अस्थिर द्वीपे भारत खंडे अस्थिर द्वीपे जम्मू खंड मंत्रोच्चार करना का देखा जाता है। अस्थि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते का मंत्रोच्चार पहले किया जाता है। इससे साबित होता है कि हजारों वर्षों से यह संबंध सदैव अटूट रहा है और आने वाले दिन में भी रहेगा। चलो आज इतना ही पढ़ा रहे हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद।